वेलकम बैक दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये सीरीज आपको चेनसॉ मैन जैसी लगे, लेकिन असल में ये उससे बिल्कुल अलग है। इस एनीमे में आपको ऐसा मजा मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जरा सोचिए, अगर एक दिन आपको पता चले कि एक साधारण सी काली बिल्ली असल में दुनिया के सबसे खतरनाक मोनोनोके में से एक है और उसे बचाते समय उसकी सारी ताकत आपके अंदर आ जाए, तब क्या होगा। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे सभी लोग एक साधारण इंसान समझते थे, लेकिन एक घटना उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। ये लड़का जानवरों से बात कर सकता था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि एक दिन एक रहस्यमयी काली बिल्ली उसकी किस्मत बदल देगी और वो इंसानों और मोनोनोके की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण योद्धा बन जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं ब्लैक टॉर्च की कहानी। एपिसोड 1 की शुरुआत अतीत के एक सीन से होती है। कोई जीरो अजुमा से पूछता है, क्या हुआ जीरो, फिर से लड़ाई हो गई क्या? इस पर जीरो उदास होकर कहता है, हाँ, वे लड़के फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वे कह रहे थे कि मैं बहुत अजीब हूँ क्योंकि मैं जानवरों की भाषा समझ सकता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सबसे अलग हूँ। तभी उसका पालतू कुत्ता नाची उससे कहता है, जीरो, मुझे पता है कि ये सब आसान नहीं है, लेकिन अलग होना कोई बुरी बात नहीं होती। फिर नाची मुस्कुराकर कहता है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक ऐसा खास हुनर है जो सिर्फ तुम्हारे पास है। लेकिन उस समय जीरो को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। तब नाची कहता है, एक दिन तुम्हें मेरी सारी बातें समझ में आ जाएंगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इसके बाद सीन बदलकर एक पुल के नीचे आता है। वहां एक गुंडा जीरो से कहता है, तुझे पता भी है तू किससे पंगा ले रहा है? हमारा बॉस पूरे इलाके के वैम्पायर डीमन लीग का हेड है। इस जगह के हर कोने पर हमारा कब्जा है। यह सुनकर जीरो बिल्कुल शांत होकर जवाब देता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग बस बड़े बदमाश के छोटे छोटे चमचे हो। ये सुनते ही वो गुंडा गुस्से से जीरो पर हमला कर देता है, लेकिन जीरो बिजली जैसी तेजी से पीछे हटता है और तुरंत उसे एक जोरदार लात मार देता है। गुंडा सीधा जाकर जमीन पर गिर जाता है। जीरो कहता है, इसे ओशियो सेमी कहते हैं, बेवकूफ, अब शांत हो जाओ। बाकी गुंडे हैरान होकर कहते हैं, ये आदमी आखिर है कौन? लगता है कोई निंजा है। जीरो मुस्कुराकर कहता है, अगर इतना ही शौक है तो तुम दोनों भी आ जाओ। इसके बाद तीनों गुंडे जीरो पर हमला कर देते हैं। लड़ाई हमें दिखाई नहीं जाती। कुछ देर बाद वही तीनों गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए दिखाई देते हैं। अब हमारे मैं कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। हमारे हीरो का नाम जीरो अजुमा है। ऊपर से देखने पर वो एक साधारण हाई स्कूल का छात्र लगता है, लेकिन असल में वो एक पुराने निंजा फैमिली का सदस्य है। बचपन से ही उसके दादाजी ने उसे निंजा बनने की ट्रेनिंग दी थी। उसी समय जीरो एक कैट और एक क्रो को देखता है। असल में उन्हीं दोनों को बचाने के लिए उसने उन गुंडों से लड़ाई की थी। कैट कहती है, जीरो, हमारा धन्यवाद, अगर तुम नहीं आते तो वे लोग हमें नहीं छोड़ते। क्रो भी कहता है, लेकिन अब वे लोग तुमसे बहुत नाराज होंगे। जीरो हंसकर जवाब देता है, कोई बात नहीं, अब मुझे इसकी आदत हो गई है। क्रो मजाक उड़ाते हुए कहता है, असल में तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है कि लोग तुम्हें देखकर चिढ़ जाते हैं। जीरो उसे अपने कंधे से हटाते हुए कहता है, चुप रहो, बाद में मिलते हैं और अपनी नाक साफ रखना। दोनों हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। सीन बदलकर जीरो के घर पर आता है। जैसे ही जीरो घर पहुंचता है, उसके दादाजी गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, जीरो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम फिर से किसी लड़ाई में पड़ गए है ना? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है? मैंने तुम्हें शिनोबी आर्ट्स इसलिए नहीं सिखाई कि तुम सड़क के गुंडों से लड़ते फिरो। ये सुनकर जीरो भी गुस्से में बोलता है, बस भी कीजिए, वैसे भी आज के समय में शिनोबी बनने का क्या फायदा, आप तो बिल्कुल पुराने जमाने के इंसान हैं। जीरो की ये बात सुनते ही उसके दादाजी तुरंत एक कुनाई नाइफ उसकी तरफ फेंक देते हैं। फिर वे गंभीर आवाज में कहते हैं, जीरो, ये अजुमा फैमिली की विरासत है। हमारे परिवार की इज्जत शिनोबी की परंपरा से जुड़ी हुई है। बहुत साल पहले हमारे पूर्वजों को यह सम्मानित तलवार मिली थी, इसलिए अपनी जड़ों का सम्मान करना सीखो और एक सच्चे अजुमा की तरह व्यवहार करो। लेकिन जीरो उनकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये तलवार भी शायद कोई खिलौना ही होगी। ये सुनते ही दादाजी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वे कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ये नकली है तो देखो इसकी धार कितनी तेज है। इसके बाद दादाजी जीरो की अच्छी खासी पिटाई कर देते हैं। कुछ देर बाद घर की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जीरो टूटी हुई चीजों की मरम्मत करते हुए बड़बड़ाता है, हे भगवान, बूढ़े का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी उसके दादाजी फिर आते हैं और कहते हैं, आज टाउन एसोसिएशन की मीटिंग है, मैं देर से घर लौटूंगा, और हाँ, घर का ताला लगाना मत भूलना। दादाजी के जाते ही जीरो उनकी नकल उतारते हुए कहता है, ताला लगाना मत भूलना, जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। तभी अचानक वही क्रो घबराया हुआ उड़ता हुआ आता है। जीरो उसे देखकर कहता है, अरे तुम फिर आ गए। क्रो जल्दी जल्दी बोलता है, जंगल में एक ब्लैक कैट बहुत बड़ी मुसीबत में है। इतना सुनते ही जीरो बिना देर किए उसके पीछे जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। कुछ देर बाद क्रो उसे जंगल के अंदर एक जगह लेकर जाता है। वहां एक घायल ब्लैक कैट पड़ी हुई होती है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी समय मर जाएगी। उसे देखकर जीरो घबरा जाता है, अरे इसकी ये हालत कैसे हो गई? फिर वो क्रो से पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? क्रो सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी भी जिंदा है। जीरो उसके पास बैठकर सोचता है, बेचारे को बहुत गहरी चोट लगी है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। फिर वो धीरे धीरे उसे उठाने की कोशिश करता है। उधर घायल ब्लैक कैट अपने मन में सोच रही थी, इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मेरा नाम रागो है, मैं तबाही का काला तारा हूँ, मैं किसी के आदेश नहीं मानता। उसी समय उसे दूसरी आवाज सुनाई देती है, समझ गया? तो आखिरकार यही वो जगह है जहां तुम्हारा अंत होगा।
इसके बाद सीन वापस जीरो के घर पर आ जाता है। कुछ देर बाद घायल ब्लैक कैट को होश आ जाता है। वो अपने आसपास देखकर हैरान हो जाती है। उसी समय जीरो उसके लिए खाना और पानी लेकर आता है। वो मुस्कुराकर कहता है, अरे तुम्हें होश आ गया, जरूर तुम्हें भूख और प्यास लगी होगी, तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बच जाओगे, लेकिन तुम तो काफी मजबूत निकले। वैसे मेरा नाम जीरो है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन ब्लैक कैट कोई जवाब नहीं देती। जीरो फिर कहता है, अरे यार, हर जानवर का कोई ना कोई नाम तो होता है। ब्लैक कैट मन ही मन सोचती है, मेरा पाला किसी बेवकूफ इंसान से पड़ा है। अगर मैं इसे अपना नाम भी बता दूं तो क्या ये मेरी भाषा समझ पाएगा? तभी जीरो अचानक उसकी बात का जवाब देता है, क्या कहा? मैं बेवकूफ हूं? अच्छा, अगर तुम बाहर आई तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर लूंगा। ये सुनते ही ब्लैक कैट की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। वो सोचती है, क्या ये सच में मेरी भाषा समझ सकता है? लेकिन अगले ही पल जीरो उसे प्यार से सहलाने लगता है। वो मुस्कुराकर कहता है, डरो मत, शायद पहली बार तुम किसी इंसान से बात कर रही हो। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए आराम से बाहर आ जाओ। ब्लैक कैट फिर सोचती है, मुझे इसके अंदर कोई स्पेक्ट्रल एनर्जी महसूस नहीं हो रही, लेकिन ये इंसान मेरी भाषा सच में समझ सकता है। जब वो फिर भी बाहर नहीं आती तो जीरो मुस्कुराकर कहता है, लगता है अब मेरा सीक्रेट वेपन इस्तेमाल करने का समय आ गया है। ब्लैक कैट मन में हंसते हुए सोचती है, तुम मुझे किसी भी तरह यहां से नहीं हिला सकते। कुछ ही देर बाद जीरो अपना सीक्रेट वेपन लेकर आता है। वो ब्लैक कैट के सामने एक स्वादिष्ट खाना रख देता है। ब्लैक कैट पहले तो अकड़ दिखाती है, लेकिन खाने की खुशबू आते ही खुद को रोक नहीं पाती। वो धीरे धीरे खाना शुरू कर देती है। ये देखकर जीरो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत आसान निकला। खाना खाते खाते ब्लैक कैट कहती है, तुम जानते हो लोग क्या कहते हैं, किसी मर्द के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। ये सुनकर जीरो अपने मन में सोचता है, अजीब बात है, ये खुद को आदमी समझती है। लेकिन जैसे ही जीरो उसे कैट कहता है, ब्लैक कैट तुरंत गुस्से से आग बबूला हो जाती है। जीरो हैरानी से पूछता है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ब्लैक कैट गर्व से जवाब देती है, मेरा नाम रागो है, मैं कोई साधारण बिल्ली नहीं हूँ, मैं एक इमॉर्टल मोनोनोके हूँ। अगर आपको मोनोनोके का मतलब नहीं पता तो समझ लीजिए, मोनोनोके ऐसे रहस्यमय जीव होते हैं जिनके पास इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत होती है। लेकिन हर मोनोनोके बुरा नहीं होता, कुछ इंसानों की मदद करते हैं और कुछ इंसानों पर हमला करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मोनोनोके मतलब एक रहस्यमयी आत्मा या अलौकिक प्राणी। रागो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, लोग हमें अलग अलग नामों से बुलाते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि हम सच में मौजूद हैं। ज्यादातर समय हम इंसानों या जानवरों का रूप धारण करके रहते हैं ताकि किसी को हमारे बारे में पता न चले। हम में से कुछ पहाड़ों और घने जंगलों में अकेले रहते हैं। ये सुनकर जीरो पूछता है, अगर तुम इतने ताकतवर मोनोनोके हो तो फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? रागो मन ही मन सोचता है, लगता है ये सच में कुछ नहीं जानता। फिर वो बताता है, मुझ पर एक दूसरे मोनोनोके ने हमला किया था। जीरो पूछता है, क्या तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था? रागो जवाब देता है, मुझे ज्यादा याद नहीं, मैं बहुत लंबे समय से गहरी नींद में था, फिर किसी ने मुझे जगा दिया। जब मेरी आंख खुली तो कई मोनोनोके मुझे चारों तरफ से घेर चुके थे। मैंने साफ कह दिया कि मुझे उनके काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उन्हें वहां से चले जाने के लिए भी कहा। जीरो समझते हुए कहता है, ओह, इसलिए वे सब तुम्हारे पीछे पड़ गए, लेकिन तुमने उनका साथ क्यों नहीं दिया? वे भी तो तुम्हारी तरह मोनोनोके हैं। रागो शांत होकर जवाब देता है, क्योंकि मुझे वे बिल्कुल पसंद नहीं है। वे सिर्फ दिखावा करते हैं, दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी कमजोरी छिपाते हैं। लेकिन तुम तो इंसान हो, तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगे। जीरो मुस्कुराकर कहता है, सच कहूं, मुझे तुम्हारी बहुत सी बातें समझ नहीं आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। आखिर मैं जानवरों से बात कर सकता हूँ, तो फिर किसी मोनोनोके पे विश्वास क्यों नहीं करूंगा? ये सुनकर रागो पहली बार हल्का सा मुस्कुराता है। वो कहता है, तुम सच में बहुत अजीब इंसान हो। उधर सीन एक दूसरी जगह बदलता है। एक लड़की अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से रिपोर्ट देती है, मोराइजन हेडक्वार्टर्स, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दूसरी तरफ से चीफ जवाब देता है, हाँ। शिबा, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? शिबा तुरंत रिपोर्ट देती है, मैं ईस्ट 16 कोऑर्डिनेट्स पर हूँ। मुझे जंगल में खून मिला है। मुझे पूरा यकीन है कि ये रागो का है। साथ ही यहाँ मुझे हल्की स्पेक्ट्रल एनर्जी भी महसूस हो रही है। लगता है वो अभी भी यहीं कहीं आसपास है। चीफ तुरंत आदेश देता है, ठीक है, मैं सर्च टीम के साथ फिर से जुड़ता हूँ, फिलहाल तुम पीछे हट जाओ। इसके बाद वो कॉल काट देता है। शिबा धीरे से बड़बड़ाती है, ऐसा नहीं है कि मैं इसे अकेले संभाल नहीं सकती। उसी समय दूसरी तरफ एक खतरनाक मोनोनोके ये खबर सुनकर मुस्कुराने लगता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो रागो की तलाश में है। इधर जीरो रागो को नहला रहा होता है। वो हंसते हुए कहता है, वाह, अब तो तुम पहले से काफी अच्छे लग रहे हो। सच में तुम कोई साधारण बिल्ली नहीं हो। ये सुनते ही रागो फिर गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, मुझे पहले से पता था, तुमने मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। जीरो हंसते हुए जवाब देता है, नहीं, आधी बातों पर तो विश्वास किया, बाकी मुझे लगा कि मरने वाली बिल्ली कुछ भी बोल रही है। ये सुनते ही रागो उसे लगातार गालियां देने लगता है। कुछ देर बाद जीरो रागो से बातें करते हुए कहता है, तुम्हें देखकर मुझे अपने पुराने दोस्त नच्ची की याद आ गई। वो मेरा पालतू कुत्ता था। वो बहुत बड़ा, बहुत रोएदार और दुनिया का सबसे प्यारा कुत्ता था। अगर सोचूं तो वो तुमसे बिल्कुल उल्टा था। ये सुनते ही रागो गुस्से में बोल पड़ता है, चुप रहो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, बदमाश बच्चे। लेकिन जीरो उसकी बात अनसुनी करके अपनी यादों में खो जाता है। जीरो कहता है, जब मैं छोटा था तब स्कूल के बच्चे मुझे बहुत परेशान करते थे। मैं रोज घर लौटता था तो मेरे कपड़ों और शरीर पर मिट्टी लगी होती थी, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचता, नची हमेशा मेरा इंतजार करता था। वो खुशी से मेरे पास दौड़ कर आता और कहता, जीरो, पहले मुझे नहला दो, मेरे फर को अच्छी तरह साफ कर दो, फिर मैं तुम्हारे पूरे दिन की सारी थकान और दुख दूर कर दूंगा।
फिर वो हमेशा मुस्कुरा कर कहता, जीरो मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरे मालिक हो। हर किसी को ऐसा इंसान नहीं मिलता। तुम्हारे पास दूसरों की मदद करने का एक खास हुनर है। इस हुनर को कभी मत छोड़ना। ये भगवान का दिया हुआ तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट है। नाची की बातें याद करते करते जीरो थोड़ा भावुक हो जाता है। राघो भी उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है। पहली बार उसके चेहरे पर भी नरमी दिखाई देती है। लगता था जैसे वो भी कुछ कहना चाहता हो, लेकिन तभी जीरो मजाक करते हुए उसके मुंह पर पानी डाल देता है। राघो तुरंत गुस्से से चिल्ला उठता है, अरे बेवकूफ। रात हो चुकी थी। जीरो अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था। दूसरी तरफ राघो उसे देखते हुए धीरे से कहता है, मुझे माफ करना बच्चे, मैं सच में तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर वो खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर उतरता है उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है। वो अपने आप से कहता है, मेरे सारे घाव तो भर चुके हैं, लेकिन मेरी ताकत अभी तक वापस नहीं आई। फिर भी मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से जीरो की आवाज आती है, अरे तुम तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। राघो एकदम चौंक जाता है। वो पीछे मुड़कर कहता है, तुम यहाँ कब आए? जीरो मुस्कुराकर जवाब देता है, धीरे बोलो, आधी रात हो चुकी है। राघो हैरान होकर कहता है, लेकिन तुम तो गहरी नींद में सो रहे थे। जीरो जवाब देता है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर की नींद थी। अब ये छोड़ो, तुम इस हालत में कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? राघो ठंडे स्वर में कहता है, मैं जहां भी जाऊं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जीरो तुरंत जवाब देता है, क्या मतलब नहीं होना चाहिए? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। राघो शांत आवाज में कहता है, मुझे याद नहीं कि मैंने तुमसे मदद मांगी थी। तुमने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि तुम खुद ऐसा करना चाहते थे। इसलिए मेरे सामने मसीहा बनने की कोशिश मत करो, और अगर मैं मर भी जाता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही जीरो गुस्से में आ जाता है। वो ऊंची आवाज में कहता है, बस ऐसी बातें दोबारा मत कहना। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन अपनी मौत की बातें करना बंद करो। राघो भी अब गंभीर हो जाता है। वो कहता है, तुम समझते क्यों नहीं? मैं एक मोनोनोके हूँ और तुम एक इंसान हो। हम दोनों अलग अलग दुनिया के रहने वाले हैं, इसलिए मुझ पर एक एहसान करो और मुझे अकेला छोड़ दो। तभी अचानक उन दोनों के पीछे से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। लगता है तुम दोनों बहुत मजे से बातें कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो क्या मैं भी इस बातचीत में शामिल हो सकता हूँ? जीरो और राघो तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं। उनके सामने एक खतरनाक मोनोनोके खड़ा था। जीरो गुस्से में कहता है, अरे बदतमीज, क्या तुम हमेशा बिना बुलाए लोगों के घर में घुस जाते हो? मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन अभी मेरा मूड बिल्कुल खराब है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो मोनोनोके मुस्कुराता है। अगले ही पल वो अपना असली डरावना रूप दिखाता है। फिर वो जीरो पर हमला करते हुए कहता है, शांत रहो इंसान, कुछ ही देर में मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये देखकर राघो तुरंत जीरो को पीछे धक्का देता है। फिर वो खुद वहां से भागने लगता है। मोनोनोके भी जीरो को छोड़कर सीधे राघो के पीछे दौड़ पड़ता है। जीरो वहीं खड़ा रह जाता है। उसे राघो की कही हुई बात याद आती है, हम दोनों अलग अलग दुनिया के हैं, मुझ पर एहसान करो और मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन जीरो के चेहरे पर अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सीन अब जंगल की तरफ चला जाता है। वो खतरनाक मोनोनोके लगातार राघो का पीछा कर रहा था। वो हंसते हुए कहता है, क्या बात है राघो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद चाहते हो कि मैं तुम्हें पकड़ लूं। दूसरी तरफ राघो पूरी ताकत से बचते हुए कहता है, मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए, मुझे उससे थोड़ा दूर ले जाना है। मोनोनोके हंसकर कहता है, मैंने सुना था कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने कमजोर हो चुके हो। इतना कहकर वो बिजली जैसी रफ्तार से राघो पर हमला कर देता है। हमले से राघो फिर घायल हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभाल लेता है। मोनोनोके मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम ही हो मशहूर राघो, ब्लैक स्टार ऑफ डूम। अब और बातें करने का समय नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कैद करने वाली सील को तोड़ने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। मैं अपने ही साथी को मारना नहीं चाहता। राघो गुस्से से जवाब देता है, साथी मुझे हंसी मत दिलाओ, तुम लोगों को सिर्फ मेरी ताकत चाहिए। अगर इतनी ही चाहत है तो आओ और छीन कर दिखाओ, लेकिन याद रखना उसके लिए तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। मोनोनोके मुस्कुराकर कहता है, मरेगा तो सिर्फ तू। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उनके टकराने से पहले ही अचानक एक तेज वार होता है। जीरो अपनी कटाना लेकर वहां पहुंच चुका था। उसने सीधे मोनोनोके के हाथ पर हमला कर दिया। उसका हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है। राघो हैरानी से चिल्लाता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम यहाँ क्यों आए? जीरो गुस्से में जवाब देता है, पागल तो तुम हो। अगर तुम मर जाते तो मैंने तुम्हें बेकार में बचाया होता। राघो और भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, बेवकूफ, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि तुम किस मुसीबत में फंस गए हो। ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें लोगों का दिमाग खराब करना अच्छी तरह आता है। जीरो बिना डरे कहता है, किसी की जान बचाना कभी बेवकूफी नहीं होती, और जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मैं कोई काम आधे मन से नहीं करता। वैसे भी अगर मैं भाग जाता तो तुम्हें पकड़ने के बाद ये मेरे पीछे भी आता। उन दोनों की बातें सुनकर मोनोनोके हंसने लगता है। फिर वो अपना असली भयानक रूप दिखाते हुए कहता है, इंसान, तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा समझदार हो, लेकिन तुम बहुत अजीब भी हो। मेरा असली रूप देखकर भी तुम डरे नहीं। तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप, तुम्हारी छिपकर हमला करने की कला, क्या तुम शियोमी क्लैन से हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें मारने में और भी मजा आएगा। इतना कहते ही वो बहुत तेजी से जीरो पे हमला कर देता है, लेकिन जीरो फुर्ती से उसके सभी वार बचा लेता है। फिर वो उसके पीछे पहुंचकर अपनी कटाना से हमला करता है। मोनोनोके भी समय रहते खुद को बचा लेता है, लेकिन अगले ही पल उसकी एक उंगली बिजली की तरह आगे बढ़ती है और जीरो के शरीर को आर पार कर देती है। मोनोनोके हंसते हुए कहता है, लगता है अपने निंजा मूव्स दिखाने के चक्कर में तुम कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए। यही खत्म हो जाओ, फिर कोई परेशानी नहीं बचेगी।
भारी चोट लगने के बावजूद जीरो हार नहीं मानता। वो खुद को संभालता है और फिर से अपनी कटाना लेकर हमला करता है। मोनोनोके उसका वार बचाते हुए कहता है, वाह बाल बाल बचा, एक सच्चे शिनोबी की तरह लड़ रहे हो, तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन अब जीरो की हालत लगातार बिगड़ने लगी थी। ये देखकर रागो उसके पास पहुंच जाता है। मोनोनोके हंसते हुए कहता है, रागो मैं ये इंसान तुम्हें ही दे देता हूँ। वैसे भी तुमने पिछली बार खाना कब खाया था? भूखे पेट लड़ना अच्छा नहीं होता। ये सुनते ही रागो गुस्से से गरज उठता है, अपना मुंह बंद रखो और याद रखो आज तुम्हारी मौत तय है। रागो गुस्से से उस मोनोनोके को घूरते हुए कहता है, मतलबी और घमंडी राक्षस, तुम्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि मैंने तुम्हें छोड़कर तुम्हारी भलाई की थी? जब मैंने तुमसे इन सब मामलों से दूर रहने के लिए कहा था तब तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। फिर वो घायल पड़े जीरो की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम मर गए तो ये सब बेकार हो जाएगा। रागो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर धीरे धीरे बोलता है, सच तो ये है, अगर मैं तुम्हें खा लूं तो मैं अपनी पुरानी ताकत वापस पा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं उन बेवकूफ और घमंडी मोनोनोके के आदेश भी नहीं मानूंगा। इसके बाद वो जीरो की तरफ देखता है और कहता है, इसके बजाय तुम मुझे खाओगे, तुमने मेरी जान बचाई थी, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारा वो एहसान चुका दूं। इतना कहते ही रागो का पूरा शरीर चमकने लगता है। वो धीरे धीरे रोशनी में बदलकर जीरो के शरीर के अंदर समाने लगता है। अंदर जाते समय वो कहता है, मैं अपनी ये जिंदगी तुम्हें सौंप रहा हूँ, अब अपनी आंखें खोलो। जीरो उसी समय वहां एक जबरदस्त एनर्जी फ्लक्चुएशन होती है। उस खतरनाक मोनोनोके को भी इसका एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में चीफ भी ये बदलाव महसूस कर लेता है। वो तुरंत कहता है, लगता है वो यहीं मौजूद है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है। जब धूल और धुआं हटता है तो चारों तरफ तबाही मची हुई थी। वो मोनोनोके गुस्से से चिल्लाता है, कमबख्त रागो, तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया? तुमने अपनी सारी ताकत एक इंसान को दे दी और एक इंसान के लिए अपने ही मोनोनोके साथियों का साथ छोड़ दिया। कुछ ही पल बाद जीरो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो उठकर हैरानी से कहता है, अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? रुको, ये आखिर हो क्या रहा है? तभी उसके शरीर के अंदर से रागो की आवाज सुनाई देती है, ठीक है बच्चे, अब इतना हैरान होना बंद करो। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। लेकिन जीरो कुछ और पूछ पाता। उससे पहले ही वो मोनोनोके गुस्से में फिर हमला कर देता है। अब जीरो बड़ी आसानी से उसके सारे हमले बचाने लगता है। मोनोनोके लगातार हमला करते हुए चिल्लाता है, तुम दोनों की जिंदगी अब बस कुछ ही पलों की मेहमान है, अब तुम दोनों मेरे हो। लड़ाई के दौरान जीरो को महसूस होता है कि उसका शरीर पहले से बहुत हल्का हो गया है। वो बार बार पूछता है, रागो आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? रागो तुरंत जवाब देता है, पहले इस बदमाश को खत्म करो। जीरो घबराकर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे मार डालूं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? रागो शांत स्वर में कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसी समय मोनोनोके फिर हमला करता है। रागो जोर से कहता है, अपनी मुट्ठी कसकर बंद करो और उस कमीने को सीधे नर्क भेज दो। जीरो रागो की ताकत का इस्तेमाल करता है। उसकी मुट्ठी से एक जबरदस्त हमला निकलता है। सिर्फ एक ही वार में वो मोनोनोके पूरी तरह खत्म हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जीरो गहरी सांस लेते हुए कहता है, रागो मुझे अभी के अभी बताओ कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है? लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी अचानक एक लड़की उसके पीछे आकर अपनी सॉर्ड उसकी गर्दन पे रख देती है। वो सख्त आवाज में कहती है, वहीं खड़े रहो और एक शब्द भी मत बोलना। जीरो के होश उड़ जाते हैं। उसी समय एक और आदमी वहां पहुंचता है। वो चारों तरफ देखकर कहता है, अरे बाप रे, ये तो मेरी उम्मीद से भी बड़ी मुसीबत बन गई। अचानक कई इनविजिबल सोल्जर्स भी वहां दिखाई देने लगते हैं। उनका चीफ आगे बढ़कर कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम कोई मोनोनोके नहीं हैं, हम ब्यूरो के लोग हैं, हम सरकारी अधिकारी हैं। बाकी सारी जानकारी तुम्हें बाद में मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल हम तुम्हें अपनी हिरासत में ले रहे हैं। ये सुनते ही जीरो घबरा जाता है। वो कहता है, क्या तुम लोग अचानक यहाँ कहाँ से आ गए? लेकिन तभी वो लड़की बिना कुछ कहे उसे बेहोश कर देती है। फिर वो कहती है, मैंने पहले ही कहा था, एक शब्द भी मत बोलना। चीफ उसे समझाते हुए कहते हैं, इचिका शांत हो जाओ। लेकिन इचिका जवाब देती है, ये सिर्फ एहतियात के लिए है, हम नहीं चाहते कि वो घबराकर हमला कर दे। चीफ मुस्कुराकर कहते हैं, फिर भी मुझे मानना पड़ेगा कि तुम हमेशा की तरह बेहतरीन एजेंट साबित हुई हो। इसके बाद इचिका पूछती है, अब आगे क्या करना है? चीफ जवाब देते हैं, उसे तुरंत हमारे एफिलिएट हॉस्पिटल ले जाओ, उसका इलाज और सभी जरूरी टेस्ट किए जाएंगे। किसी भी हालत में उसकी मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब वो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और मोनोनोके के लिए भी। तो दोस्तों, यहीं पर ब्लैक टॉर्च एपिसोड एक खत्म होता है। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि ऐसी शानदार एनिमे और मांगा एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ब्लैक टॉर्च का एपिसोड एक कैसा लगा, और क्या आप इसका एपिसोड 2 भी देखना चाहते हैं? अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं बहुत जल्द ब्लैक टॉर्च एपिसोड 2 लेकर आऊंगा, और अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर हम किसी नई एनिमे सीरीज पर आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।